हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उनको हाईलाइट करूंगा ताकि जब आर्टिकल को आप फर्स्ट हैंड पढ़े तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो आप उससे कलेक्ट करके इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के प्री के और मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिहाज से है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, तो जो हमारे कोर्सेज है उसका जो फीचर है उसका हाईलाइट मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट प्रेस फ्रीडम, और इन जनरल आप समझ सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में मेंशन किया गया है ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पार्ट 3 है उसके जो भी राइट्स है उनको हमें बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि राइट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है, 2 आर्टिकल आया है और इन दोनों आर्टिकल में जो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो जो मिसयूज कर रही है सेडिशन का जो प्रोविजन है, सेडिशन मतलब जो देशद्रोह या फिर राजद्रोह आप कह ले, तो उसका जो मिसयूज है और उसके वजह से आपका क्या हो रहा है, एक जो चिलिंग इफेक्ट आ रहा है। और आजकल तो क्या है, चिलिंग इफेक्ट से भी ऊपर फ्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है कि लोग अभी डर रहे हैं या फिर जो प्रेस है वो डर, उनके अंदर एक डर आ जाएगा और उससे क्या है, गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म होता है उसको फेयर तरीके से नहीं किया जा सकेगा। तो एक देश के अंदर क्या है जिसमें आपकी डेमोक्रेसी है, उसमें जो आपका सिविलाइजेशन है वो आपका उसमें ये हैम्पर करेगा। तो अभी जब डेमोक्रेसी है तो उसमें पीपल का राइट होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपना डिसेंट जो है वो बता सकते हैं। वो चाहे आपके कॉमन सिटीजन हो, सिविल सोसाइटी हो, या फिर जो मीडिया हाउसेज है, प्रिंट मीडिया हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो उसमें अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो बहुत समय पे देखा गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका जो सेडिशन का चार्जेस है उसको लगाया है और आपके जो फ्रिवुलस कंप्लेन है वो देखे जाते हैं। तो अभी इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 2022 में ही आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो जज थे आपके जस्टिस NV रमन्ना जी, उनके बेंच ने सस्पेंड कर दिया था सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो इंडियन पीनल कोड था, जिसको अभी भारतीय न्याय संहिता से आपका रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये सेक्शन 124A क्या कहता था, अबाउट सिडिशन के बारे में कहता था। तो इसको एक समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था कि इसका अभी स्टेट इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और पास्ट के अगर केसेस देखें 1962 में, तो जो केदारनाथ सिंह केस था उसमें आपके कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि मेयर कोई आपका कोई बात कह रहा है, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर जाहिर कर रहा है और उससे कोई वायलेंस इंसाइट नहीं हो रहा है, कोई सिसेशनिज्म इंसाइट नहीं हो रहा है, तो उसको हम सेडिशन के चार्ज में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इससे उसका जो आपका राइट है आर्टिकल 19 के तहत वो वायलेट होता है। अगर किसी ने जो स्पीच दिया है उसके वजह से कम्युनल इंसाइट या फिर कम्युनल हेट्रेड या फिर सिसेशनिस्ट जैसी टेंडेंसीज अगर देखी जाती है स्पीच के बाद, इमीडिएट बाद, तब वो वैलिड ग्राउंड है अरेस्ट करने का कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को और आपका सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखना है। लेकिन हर बात में अगर गवर्नमेंट को आपका उनके किसी भी एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया तो उसमें उस डिसेंट को एक डेमोक्रेटिक डिसेंट या फिर उसको एक डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म की तरह देखना है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल में ये सभी चीज़ें मेंशन की है। तो इन फ्यूचर आपके प्रेस फ्रीडम को लेके क्वेश्चन बन सकता है और ओवरऑल आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A को लेके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में रहता है और पास्ट में लास्ट ईयर APSC ने मेंस में ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है।
जीएस पेपर 2 में। सेकेंड आर्टिकल भी उसी के बारे में बात करता है, अबाउट सेडिशन चार्जेस के। ओके कि किस तरीके से जो सेडिशन का सेक्शन है उसको मिसयूज किया जा रहा है। तो अभी आपका 124 सेक्शन 124 ए तो नहीं है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया गया है बाय भारतीय न्याय संहिता। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में भी आपका जो सेडिशन का प्रोविजन है, सेडिशन तौर पे मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका जो पुराना मीनिंग था वही अभी देखा जाता है सेक्शन 152 में। तो अभी इसको कोर्ट को इंटरप्रेट करना काफ़ी ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एज वेल एज टू मेंटेन प्रेस फ्रीडम। तो हाल ही में आपका जो दी वायर का जो आपका प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनका है, तो वायर का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके 2 जर्नलिस्ट के ऊपर केस हुआ है, तो उसी संदर्भ में ये चीज़ें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि जो सेडिशन का चार्जेस लगता है आपका किसी भी छोटे मामले में, तो उससे क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसके वजह से क्या होता है, एक सोसाइटी में नेगेटिव सिग्नल जाता है, हमारी जो सिविल राइट्स है उसको लेके एक नेगेटिव सिग्नल जाता है कि आपका ये जो है एक फ्रीजिंग इफेक्ट डालता है, लोग डरेंगे अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करने में। और ये आपका इसमें मेंशन किया गया है कि इसको डिमोलिश किया जाता है बाय दिस सेडिशन सेक्शन। सेकेंडली आपका जो फाइनेंशियल इनकन्वीनियंस है, अभी जिसके ऊपर सेडिशन चार्ज लग गया है उसको, तो अभी आपका अगर वो दिल्ली बेस्ड है तो अगर दिल्ली में कोई केस है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आसाम में केस किया गया तो वो दिल्ली से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, इधर ट्रैवल करके जब आएगा उसको इधर बोर्डिंग के साथ लॉजिंग भी करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अगर नहीं है तो उसको और होल्ड करना पड़ेगा जिसके ऊपर केस लगा है, फिर बुलाया जा सकता है हफ्ते भर के बाद। तो ये जो खर्चे हैं ये क्या है, आपके अनबियरेबल है। ओके बाद में पता चला कि आपके जिसके ऊपर चार्जेस लगा वो फ्रिवोलस तो था ही, लेकिन उसके ऊपर उसको बहुत सारा झमेला झेलना पड़ा। तो इसलिए इसमें एक बात ये कही गई है, क्यों ना स्टेट खुद जाए, मतलब पुलिस खुद जाए और उनसे इन्वेस्टिगेट करे स्टेट के खर्चे में, ना कि आपके इंडिविजुअल को हरास करे। सेकेंडली क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो मेथड है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होगा, जो भी बातें होंगी उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो चीज़ें रिकॉर्डेड रहेंगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आप सेडिशन के साथ ही आप बाकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो आपका पुलिस का इंटीग्रिटी है या फिर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उस आइडिया को इस आर्टिकल से आपको मिलेगा। बाकी आर्टिकल जो 19 है या फिर पार्ट 3 जो है पूरा 12 से लेके अप टू 35, वो पूरा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि राइट बेस्ड क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में ही पूछी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। तो हाल ही में जो आपका ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को पास किया गया बाई लोकसभा, जिससे आपकी जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप होती है, गेमिंग ऐप होती है, जिससे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, उस तरीके के जो गैम्बलिंग जो आपकी ऐप्स है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो अभी इसमें कंसर्न क्या क्या है, कंसर्न से पहले समझते हैं कि इसको बंद करने का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। क्योंकि बैटिंग ऐप से आपका क्या होता है, एक तो ये ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स का प्रकार है, लेकिन बैटिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे एडिक्शन हो जाता है यूथ को, स्पेशली एडोल्सेंट एज को या फिर मैच्योर्ड यूथ को, फाइनेंशियल रुइन देखा जाता है, सुसाइड के केसेस देखे जाते हैं, जो घर में क्या करता है, काफ़ी ट्रेजेडी को लाता है एक फैमिली के लिए। ये सभी चीज़ें अनबियरेबल हो जाती है कि वो अपने यंग जो बच्चे हैं उनको खो देते हैं बिकॉज ऑफ सच शॉर्ट ऑफ एडिक्शन या फिर फाइनेंशियल रुइन। तो अभी इसके लिए जो एक्शन है वो लेना ज़रूरी है, जिसको आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के जरिए इस लॉ को पास करके लिया है, न्यू ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट, ताकि जो ई स्पोर्ट्स है, गैम्बलिंग तरह के ई स्पोर्ट्स, उनको कर्व की जा सके। लेकिन इसमें क्रिटिसाइज ये किया गया है कि ये जो फेडरल बाउंड्री है उसको एनक्रोच कर रहा है। तो 7th शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर का प्रिंसिपल मेंशन है, जिसमें 3 लिस्ट में चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये आपके एंटरटेनमेंट सेक्शन में आ जाता है, और एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो पावर है वो आपके लिस्ट 2 में, स्टेट लिस्ट में दिया गया है। तो इसमें यही क्रिटिसिज्म है कि क्यों आपकी सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो या फिर पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, स्टेट के
आपके फील्ड में एनक्रोच कर रही है, जो फेडरल ऑटोनॉमी है उसको वॉयलेट कर रही है, या फिर जो फेडरलिज्म है उसको डाइल्यूट कर रही है। इसके जगह पे क्या किया जा सकता था कि आर्टिकल 252 का इस्तेमाल किया जा सकता था। आर्टिकल 252 क्या कहता है कि जो आपके दो या दो से ज़्यादा स्टेट जिनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लॉ चाहिए जो स्टेट लिस्ट के ऊपर है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या कर सकती है, आपकी पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, और वो दोनों स्टेट में, या फिर तीन ने रेजोल्यूशन पास किया था तो तीन के स्टेट में वो लागू रहेंगी। तो इस तरीके से जो आपके चेंजेस लाने हैं उनको कंसेंट के दायरे में रख के, स्टेट का कंसेंट लेते हुए ही आपके लॉ को बनानी है, या फिर स्टेट लिस्ट में आपका लॉ बनाना है, ना कि आपके बिना स्टेट के कंसेंट के एनक्रोच करना है। तो अभी ध्यान रखिएगा फेडरलिज्म के ऊपर क्या टेंशन्स है, कैसे फ्रिक्शंस है, उसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर जब फेडरलिज्म के ऊपर किस तरीके के आपके प्रॉब्लम है उसको आपको साइट करने दिया जा सकता है बाय सब्सटेंशिएटिंग अ रीसेंट एग्जाम्पल। तो उसमें आप कौन सा सब्सटेंस देंगे, जो गैम्बलिंग एक्ट है उसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन। तो अभी बिफोर लेजिस्लेशन मीन्स इसमें जो लेजिस्लेट किया जाता है मतलब लॉ बनाना। तो एक लॉ जब पार्लियामेंट में पहुंचता है बनने के लिए, तो एक लॉ का उद्देश्य क्या होता है कि देश में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको आगे बढ़ाना, जो सोशल हार्मोनी है उसको आगे बढ़ाना, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको टेकल करना, जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। तो डिफरेंट तरीके के लॉ बनाए जाते हैं बाय दी सेंटर एंड स्टेट एज पर डिवीजन ऑफ पावर प्रिंसिपल अंडर 7 शेड्यूल। ओके, तो अभी जो भी लॉ बनती है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में चले जाते हैं, मतलब लॉ को चैलेंज कर दिया जाता है इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो अभी इससे क्या हो जाता है, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक जो टसल है वो हम देख सकते हैं कि इधर से पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, इधर आपके जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया या फिर नल एंड वाइड करार कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का क्या आपका उपाय है। तो जब लॉ बनाते हैं तो अभी ध्यान रखिएगा कि ऑन पेपर जो चैप्टर 9 है ऑफ मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, तो उसमें आउटलाइन किया गया है कि जब एक लॉ बनाया जाता है तो उसमें क्या करना है, जो प्रोसेस है। तो पहले इसमें आपका पॉलिसी को प्रपोज करना है रेलेवेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद जिस भी व्यक्ति को ये लॉ इम्पैक्ट डालेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर, तो उनके जितने भी स्टेक होल्डर है सबके साथ कंसल्टेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, अपोजिशन पार्टी के साथ कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, फिर आपके लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो भी प्रोसीजर है सभी को फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी ऐसा होता है कि आपका जो लॉ होता है उसमें बहुत सारी प्रोसीजर फुलफिल नहीं की जाती है। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री क्या करती है, किसी एम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो लॉ को बनाती है, कैबिनेट से अप्रूवल लॉ का ड्राफ्ट को बनाती है, फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेके वो आपके पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देती है। फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकेंड रीडिंग होता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी लेवल में भी क्या होता है, बेटर कंसिडरेशन नहीं किया जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ा नहीं जाता है। फिर जब पार्लियामेंट में बिल थर्ड रीडिंग के लिए आता है, जब क्लॉज बाय क्लॉज उसको डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, उसका भी आज के समय पे कमी देखी गई है। और फाइनली जब वोटिंग होता है तो उसमें भी व्हिप दे दिया जाता है कि कोई जो आपका एमपी है वो पार्टी लाइन के बाहर जाके वोट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर लॉ बेटर डिस्कशन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मॉरलिटी है, प्रिंसिपल है, जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बाद में कोर्ट चला जाता है और कोर्ट को इंटरप्रेट करने का कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का या तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन को ऑफ लॉ को वायलेट करता है, या 19 को वायलेट करता है, या आपके 21 को वायलेट करता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ये नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। तो इसीलिए अभी क्या है, इसमें सजेशंस कुछ दी गई है कि एक तो ये जो प्रोसेस हमने अभी देखा चैप्टर 9 में उसको फॉलो करना है। इसी के साथ आपके जो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल को, तो वो लॉ ऑफिसर रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लीगल नॉलेज रहता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रहता है, तो उनके साथ कंसल्टेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। जबकि आपके जो अटॉर्नी जनरल है और जो आपके एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल इन स्टेट असेंबली, अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी क्या कर सकते हैं,
पार्ट ले सकते हैं, वह बोल सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को। तो उस तरीके से जब क्या है पूरा प्रोसीजर फॉलो करके लॉ बनाया जाएगा, तो उसको क्यों भला कोर्ट नल एंड वॉइड करेगी। ओके तो अभी हम कोर्ट को बहुत ज़्यादा क्या करते रहते हैं, आपके इसमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो कोर्ट को भी क्या है, नो डाउट इस जो एक्सेप्शनल पावर है टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय और मेड बाय द पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन कोर्ट रेयरली इस्तेमाल तभी तो करेगी जब क्या करेगा, उसमें जो आपकी लेजिस्लेटिव सेगमेंट में जो जो चीज़ों में वैकम रह गया है उस वैकम को उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा ये मुद्दा एग्जाम में पूछा जा सकता है मेंस में। ओके बाकी ये जो मैनुअल्स है इनको कभी प्रीलिम्स में पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड डिबेट। तो बियॉन्ड डिबेट में भी आपका जो डिसफंक्शन देखा गया है लेजिस्लेचर में उसके बारे में मेंशन किया गया है कि लेजिस्लेचर में आपके वो चाहे पार्लियामेंट हो या फिर डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनमें जो डिबेट डिस्कशन फिर जो सीटिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखा जाता है। ओके तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस वेर कैरिड विदाउट लिटल और नो डिबेट, कोई डिबेट होता ही नहीं है। और उसको अभी सेशंस विद 21 सिटिंग स्प्रेड ओवर 32 डेज, तो 21 सिटिंग सिर्फ हुआ है 32 डेज में, और उसमें भी 15 बिल को पास कर दिया गया है इतने कम समय पे। इट मीन्स क्या है, डिस्कशन नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से डिबेट नहीं हुआ है, आपके पार्लियामेंट्री कमेटी लेवल पे नहीं गई है। तो इससे क्या होगा, अभी नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके तो ये दोनों आर्टिकल को एक आपका सिंक में समझना जरूरी है। फिर जो क्वेश्चन आवर है जिससे क्या किया जाता है, जो रूलिंग पार्टी है जो मिनिस्ट्री है उनको आपका अकाउंटेबल ठहराया जाता है, तो वो भी काफ़ी डिसफंक्शनल है कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना आंसर नहीं मिल पाया है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि आपके ये रहा, इन लोअर हाउसेस ऑन ओनली 8% ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन रिसीव्ड एन ऑरल रिप्लाई, सिर्फ 8% को ही आपका रिप्लाई मिला है। इट मीन्स क्या हुआ कि 92% क्वेश्चंस का रिप्लाई ही नहीं मिला है, और अपर हाउस में अर्थात राज्यसभा में सिर्फ 5% का आंसर मिला है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल नहीं हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, वो प्रॉब्लम इस आर्टिकल में दिखाया गया है। क्वेश्चन आवर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का, वो आपका रेंडर्ड इन इफेक्टिव, तो ये आपका इनइफेक्टिव हो रहा है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी कहा है। ओके कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी आपके स्टेट असेंबली में देखा गया है कि जस्ट 20 दिन मीटिंग हुई है इस पूरे साल में एवरेज। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में सिर्फ 16 सीटिंग हुई है, जबकि केरला जैसे स्टेट में आपके कितनी है 38 सीटिंग है, उड़ीसा में 42 सीटिंग है। तो ये सभी चीज़ों को सीटिंग्स को मतलब क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट का फंक्शनल होना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अभी जो आपका पावर है वो ज़्यादा कौन इस्तेमाल कर रही है, एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल कर रही है। एक जो बैलेंस है वो नहीं रहा है, वही चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और इसमें आईआर के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि जो एक वेस्टर्न डोमिनेंस देखा जाता है, ओके स्पेशली यूरोप का, और इसमें यूएसए को मेनली जिक्र किया गया है कि यूएसए का आपका यूनिलैटरल डिसीजन लेना, टैरिफ लगाना, स्पेशली जो एशिया के इमर्जिंग इकोनॉमी है लाइक चाइना, इंडिया, इनको परेशान करते रहना। तो अभी इंडिया चाइना इस परेशानी की वजह से आपका हाल ही में क्लोज टाई देखा गया है। तो इस आर्टिकल में गोपाल गोस्वामी जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंशन किया है कि अभी 21st सेंचुरी जो है ये एशियन कंट्री का एज है, ये एशियन एज है, और इस समय अभी चाइना, फिर आपका इंडिया, साउथ कोरिया और जापान को मिलके एक गुट होके क्या करना है, जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको आपका ड्राई डाउन करना है, उसको ब्रॉड डाउन करना है। ओके और एशिया, अभी एशिया के जो ये 4 देश है, इंडिया आपकी इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, हम आईटी का हब है, इमर्जिंग मार्केट हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, देन जो एक आपका कंज्यूमर बेस्ड है वो का बेस है जो काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाइना को अगर देखें तो ये वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है इंक्लूडिंग साउथ कोरिया। ओके फिर साउथ कोरिया और ताइवान को देखें तो वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग है। फिर जापान को अगर देखें तो उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो ये 4-5 जो देश है इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है, बॉर्डर रिलेटेड डिफरेंस या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड डिफरेंस, इन डिफरेंसेस को इनको दूर करना चाहिए। और दूर करके इनको, और इन डिफरेंसेस को दूर कैसे कर सकते हैं, जस्ट बाय डायलॉग।
जस्ट बाय हैविंग अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जो सोवरेनिटी का क्वेश्चन जहाँ पे आ रहा है उन चीज़ों को डायलॉग के जरिए, पॉलिटिकल विल के जरिए सॉल्व करना ज़रूरी है। ओके तो उन क्वेश्चंस के लिए जो ग्रेटर हम बेनिफिट अचीव कर सकते हैं तो उसको हमें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तभी क्या होगा, एशिया जो है, जो वर्ल्ड में जो आपके डिसीजंस को डोमिनेट कर रही है स्पेशली बाय वेस्टर्न नेशंस, उसको कर्व किया जा सकता है। और इसमें इंडिया का भी रोल क्या है, बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया जो लेजिटिमेसी है 21st सेंचुरी का, जो एशियन वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने वाला है, अगर कोऑपरेट करते हैं तो उसमें इंडिया लेजिटिमेसी दे सकता है, एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर सकता है और एक ग्लोबल साउथ का लीडरशिप भी दे सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को इसमें काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। चारों पांचों देश का क्या है, अपना अपना खुद का स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को जोड़ के वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करना है। क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेंस में अगर देखें तो सिर्फ यूएसए का डोमिनेंस नहीं है, यूरोप का भी डोमिनेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, मैंने इतना ज़्यादा मार्क इसीलिए किया है कि हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बिल्डिंग द डिजिटल ब्रिज फॉर टुमारो, तो हाल ही में देखा गया है कि लास्ट 1 डेकेड में, पिछले एक आपके दशक में 2015 से लेके 2025 तक, कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान दिया गया है अंडर हीरा मॉडल। ओके हाईवे, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, एयरवे, इन सभी प्रोजेक्ट में। और जो सेंटर का बजटरी एलोकेशन है उसको 200% तक बढ़ाया गया है, ताकि नॉर्थ ईस्ट को हम क्या कर सके, एक दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट कर सके और इसको हम गेटवे बना सके टू आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज टू आवर एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का जो पिलर है। तो इसमें अभी इसमें हम बहुत दूर तक सक्सीडेड हो चुके हैं। भारत ने इसमें सक्सेसफुल तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में डिजिटल जो कनेक्टिविटी का ब्रिज है उसको बना सकते हैं, और ये बन रहा है ऑलरेडी, और उसको और आगे बढ़ा सकता है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 5G नेटवर्क्स। ओके जो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करेगी, फिर जो स्किल है उसको डेवलप करेगी, इंफॉर्मेशन जो है उसको आपका डिसमिनेट करेगी और नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू अ डिजिटल इकोनॉमी। तो जो अभी नॉर्थ ईस्ट पहले क्या था, एक फ्रिंज में रहता था, हमेशा पेरिफेरल रीजन जैसा था, अभी पेरिफेरल रीजन की तरह नहीं है, अभी इसको मेन स्ट्रीम किया गया है। क्योंकि हमारे देश में अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हर रीजन को विकसित बनाना ज़रूरी रहेगा। और इसमें जो रीजन आपके क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली या फिर टेक्नोलॉजिकली पिछड़े हुए हैं, स्पेशली सोशली अगर देखें नॉर्थ ईस्ट को, तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी आगे है, 200 साल पहले है। गांधी जी ने आज से 100 साल पहले ही ये सभी चीज़ें मेंशन की थी। लेकिन आपके इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज हम पीछे हैं, तो उसको आगे करने के लिए क्या है, ये सभी इनिशिएटिव्स ली जा रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में आपके नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री है, जो आपका कल्चर है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व किया जा सके बाय यूजिंग डिजिटल टूल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके सेकेंडली जो गवर्नेंस है उसको और बेटर किया जा सके, ताकि हम डोर स्टेप जो आपका सर्विस डिलीवरी है उसको प्रोवाइड कर सके। फिर जो एनवायरनमेंट है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी को लगा के बेटर मॉनिटर, बेटर प्रिजर्व एंड बेटर मैनेज कर सकते हैं। ओके तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये आर्टिकल आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट देगा। और जो ऐसे लिखना होता है ना, इसी तरीके से लिखना होता है, ये पूरा ऐसे का काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेट है। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो MOSPI ने ये चीज़ें आपकी कही है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, OTT है, उनका डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा जो न्यू सीरीज ऑफ CPI बनने वाला है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बनाया जाता है, जिससे आपके कंजम्पशन पैटर्न, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो इसमें अभी जो डेटा होगा, अभी तो हमारा CPI बेस क्या है, 2012 है, उसके हिसाब से आपकी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये काफ़ी पुराना बेस है,
तो इससे क्या होता है, रियल इकोनॉमी का पिक्चर पता नहीं लगता है, क्योंकि आपके 2014-15 के बाद जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस आई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपके चीज़ों को खरीदना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपके काफ़ी पैसे खर्च करना, ओके, डिफरेंट चीज़ों में। फिर आपके जो ऑनलाइन अदर जो जैसे रेलवे टिकट बुकिंग ऐप हो, तो इन सभी चीज़ों से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा पैरेलली विथ जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा होता है उसके पैरेलली। तो इससे अभी क्या होगा, हमें एक ब्रॉड डेटाबेस मिलेगा, और जब ब्रॉड डेटाबेस मिलेगा और उसमें अगर डिजिटल डेटा हमें मिलेगा तो उससे क्या होगा, हम जो डेटा को इंटीग्रेट करेंगे उसमें एक डेटा इंटीग्रिटी रहेगी, और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएंगी या फिर जो भी की जो पैरामीटर्स है उनको जब समय समय पे ट्रैक करेगी तो उसमें बेटर ट्रैकिंग होगा। तो उसके लिए क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू सीपीआई बेस को लेके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आरबीआई टू एक्सपैंड बैंक क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। तो आरबीआई ने जो अभी, ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की इकोनॉमी में अभी एक स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो भी है, लेकिन क्रेडिट आपकी क्या नहीं कर रही है, जो बिजनेस हाउसेस है वो एक्वायर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, जो बिजनेस है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो इसमें अभी आरबीआई क्या करना चाह रही है कि जो बैंक क्रेडिट है उसको एक्सपैंड करना चाह रही है टू डिफरेंट प्रोडक्टिव सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ऑल। ओके, और इसी के साथ अभी जब क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ता है या फिर ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है तो उससे बैंक का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसीलिए आरबीआई क्या है, जो बेसल नॉर्म है, जो क्या करती है, बैंक्स को जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको रखने का ये एक गाइडलाइन है, जिससे अगर बैंक के ऊपर कोई शॉक आया कि कोई आपका, अभी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जितना क्रेडिट गया, ओके, तो उससे क्या हो सकता है, कोई कंपनी आपकी घाटे में जा सकती है, उससे बैंक के जो बैलेंस शीट है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, बेसल नॉर्म है। ये स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में जो बीआईएस है उसमें ये लिया गया था, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसल नॉर्म। तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव तरीके से प्रोडक्टिव सेक्टर्स को लेंडिंग करना ज़रूरी रहेगा। ओके, और उसमें आपका रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए बेसल नॉर्म को अच्छी तरीके से रोल आउट करना पड़ेगा। तो इसको आपके अप्रैल 1, 2027 से और बेटर तरीके से किया जाएगा। और इसी के साथ जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, ओके, तो बैंक में कोई आपकी प्रॉब्लम, कस्टमर को कोई कंप्लेन रह सकता है, बैंक को दूसरे बैंक से कोई कंप्लेन रह सकता है, बैंक को भी कंज्यूमर से कंप्लेन रह सकता है। तो उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई के पास क्या है, बैंक ओम्बड्समैन है। तो उस ओम्बड्समैन को भी और रोबस्ट तरीके से इफेक्टिवली डिज़ाइन किया जाएगा, जो पुराने कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व किए जाएंगे, ताकि क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको टाइम बाउंड तरीके से रिड्रेस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एसिस सलवा जुडुम जजमेंट। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, जो सलवा जुडुम है, ओके, तो ये सलवा जुडुम एक आपका छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव था टू कर्व माओइस्ट इंसर्जेंसी और माओइस्ट प्रॉब्लम इन स्पेशली छत्तीसगढ़ रीजन। तो उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो आपकी माओइज्म के एक्शन के विक्टिम थी, वैसे यूथ को आपका लेके एक फोर्स बनाया गया। और इस फोर्स में क्या है, आपके मिनिमम 18 ईयर्स के बच्चे से लेके जो विक्टिम थे, मिनिमम 18 ईयर्स से उससे ऊपर जो आपके ट्राइबल यूथ थे उनको लिया गया था, और उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि क्या किया जा सके, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी सीआरपीएफ है या फिर स्टेट पुलिस है, उनको क्या कर सके, सुलवा जुडुम आपकी हेल्प कर सके, इंटेलिजेंस गैदरिंग में हो, उनके साथ आपके जो टेरेन का डिफ़िकल्टी रहता है उसको समझने में हो। तो इसको लेके क्या हुआ, बाद में एक आपके सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था, और उस केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सुलवा जुडुम जो आपका फोर्स बनाया गया था इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। क्योंकि सुलवा जुडुम के जितने आपके कैडर थे, एक तो आपके इनका जो एजुकेशन था क्लास 5 तक ही था, तो जो जिनके पास क्लास 5 तक एजुकेशन है, जिनके हाथ में बंदूक दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, आपका बंदूक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, या फिर उनको राइट्स का समझ, लॉ का समझ नहीं रहेगा। प्लस इनका जो आपका रेमुनरेशन था वो सिर्फ मंथली 3,000 दिया गया था, ये एक रीज़न था। तो
और आपका तीसरा क्या है, इनके वजह से क्या है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस इनका भी जो राइट्स है वो वायलेट हो सकता है, इनका जो आर्टिकल 21 है। कैसे? क्योंकि ये जो आपका इंसर्जेंसी से फाइट करना होता है ये काफ़ी, या फिर जो माओइज्म से फाइट करना होता है ये काफ़ी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ बंदूक चलाने सिखा देने से क्या है, इनका जो फाइटिंग स्किल है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन लगा दिया था और तभी से सुलवा जुडुम क्या हुआ, बैन हो गया। अभी इसमें कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से जो अपोजिशन पार्टी के वीपी कैंडिडेट है जस्टिस आपके रेड्डी जी, उन्होंने इसका जजमेंट दिया था। तो इसको होम मिनिस्टर साहब ने क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर उस समय सुलवा जुडुम को बैन नहीं किया होता तो माओइज्म का प्रॉब्लम दूर हो जाता। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसको बाकी लीगल ल्यूमिनरी ने क्रिटिसाइज़ किया है अमित शाह जी को, कि ये आपका जो जजमेंट दिया था उन्होंने उनके पोस्ट की कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया था, ना कि पर्सनल फिलोसॉफी के हिसाब से दिया था। तो वही केस है, तो इसमें हमने सुलवा जुडुम जजमेंट के बारे में देखा। तो इसको बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिलिट्री सेगमेंट में आत्मनिर्भर का जो आइडिया है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली तो पहले आपका 1947 से लेके किस तरीके से हमारी मिलिट्री जो है, आपकी एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस फोर्स हो, उन्होंने किस तरीके से 1947 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक डिफरेंट जो वारफेयर के टेक्निक्स है या फिर जो स्ट्रैटेजीज है वो सीखी है डिफरेंट वार में। जैसे 47 का वार हो, 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो, 1999 का हो, या फिर डिफरेंट जो ऑपरेशंस की गई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई इंसर्जेंसी रिलेटेड ऑपरेशंस हो, कश्मीर मिलिटेंसी को हैंडल करने का ऑपरेशन हो। तो इसमें जो मिलिट्री है उन्होंने आपकी जो स्ट्रैटेजिक उनकी जो नॉलेज है, जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, उनको काफ़ी हद तक उन्होंने इन्हांस किया है। तो अभी हमें करना क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमारे देश में वेपनरीज को डेवलप करना और आत्मनिर्भर भारत का जो जर्नी है उसको आगे ले जाना इन डिफेंस सेगमेंट। तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया मस्ट लिबरेट इट्स फार्मर्स एंड नॉट जस्ट प्रोटेक्ट देम। तो अभी इसमें ये बातें कही गई है कि हमारे जो देश के फार्मर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लगभग आपका जो जितने भी देश है कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके ऊपर हम जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाते हैं। तो उससे, और वो करना भी सही है, उसको किया भी जाना चाहिए, तभी हम अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, वो सिर्फ पहला रास्ता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे फार्मर्स का जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज हमारे देश में जो ईल्ड होता है यूएसए के तुलना में 1/3 है। तो एक ही समझ लीजिए 1 बीघा ज़मीन में अगर हमारे फार्मर्स आपके कोई एक क्रॉप को 30 किलो उगाते हैं तो वही क्रॉप यूएसए आपकी लगभग 60 किलो उगाती है। तो उन चीज़ों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जब एक फार्मर कम जगह में ज़्यादा ईल्ड करेगा तो अपने जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सकेगा। तो आज हम यूएसए के प्रोडक्ट को हमारे देश में आने क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट प्राइस वाइज ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो इसीलिए हमारे देश में करना क्या है, एक तो फार्म फील्ड में रिफॉर्म लानी ज़रूरी है ताकि हम फार्मर्स का कैपेसिटी को बढ़ा सके, फार्म फील्ड का जो आपका ईल्ड है उसको बढ़ा सके बाय एम्प्लॉइंग बेटर सीड्स, बेटर टेक्नोलॉजी। सेकेंडली जो आपका मार्केट है उसको रिफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ फार्म गेट में ही पहला प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, जिससे क्या होता है फार्मर्स प्राइस को डिक्टेट नहीं कर पाते हैं, प्राइस को डिक्टेट किया जाता है बाय एपीएमसी जो मंडीज़ होती है। और तीसरा क्या है, मिडिल मैन का जो प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ों को हमें दूर करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और इसमें जो गवर्नमेंट ने आपके 3 फार्म बिल लाया था वो फार्म बिल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ आपके फार्मर्स की वजह से क्या हुआ, या फिर लार्ज फार्मर्स की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो इस आर्टिकल में आपके जो 3 फार्म बिल थे मस्ट अटेम्प्ट अगेन लिखा है कि उनको फिर से लाना है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।